हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप एक्ट, और ये जो रेलिवेंट है बेसिकली सीए फाउंडेशन के लिए या फिर और किसी भी सिलेबस के लिए और किसी भी कोर्स के लिए जहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट आता है। हम लोग आईसीआई का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। बेसिकली पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, इस वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप हम क्यों क्रिएट करते हैं, क्या डिफरेंस है पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में, बेसिकली पार्टनरशिप का एचयूएफ के साथ क्या लेना देना है। ये सारी की सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब मुझे एक बात बताइए कि यार किस चीज़ को हम पार्टनरशिप बोलेंगे? क्या हर एक चीज़ पार्टनरशिप है? एक्चुअली में ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप करने के लिए हमें कौन सा टेस्ट करना पड़ता है? व्हाट इज़ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप का रिलेशनशिप हम समझेंगे, ज्वाइंट स्टॉक कम डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे, एचयूएफ क्या होता है, पार्टनरशिप और क्लब में क्या डिफरेंस है, और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप का हम डिस्कशन करेंगे, कोनरशिप वर्सेस एसोसिएशन, ये सब कुछ देखेंगे। एक पार्टनर क्या होता है, फर्म क्या होता है, फर्म का नेम क्या होता है, ये आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा हुआ है। पार्टनरशिप तो बेसिकली एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं इन द कैपेसिटी ऑफ ओनरशिप, और वो इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं और उस बिज़नेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, दो लोग होने चाहिए, और वो कौन सी कैपेसिटी में होने चाहिए, ओनर की कैपेसिटी में होने चाहिए। तो इसीलिए पार्टनरशिप को एक रिलेशन बोला गया है। पार्टनरशिप एक संबंध है पार्टनर्स के बीच का। अब पार्टनर्स कौन होते हैं? पार्टनर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जो बिजनेस का रिस्क उठाते हैं और जिसे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस मिलता है। तो अगर हम सेक्शन 4 की डेफिनेशन के हिसाब से बात करेंगे तो ये कही गई है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, जो एग्री हुए हैं प्रॉफिट्स को शेयर करें। यहाँ पर प्रॉफिट्स के अंदर लॉसेस भी है, ध्यान रखना। वो हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका क्या मतलब हुआ? कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब है सभी लोग मिलकर काम कर सकते हैं। अगर 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों पार्टनर्स वर्किंग पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कोई एक ऐसा हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पर क्या करे, काम करे। समझ में आई बात या नहीं? या फिर और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर ऐसा हो सकता है एक वर्किंग पार्टनर है और कौन से पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है बच्चों, तो चलो जी सर। तो इस चीज़ को हम म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप बोलेंगे, आगे जाकर हम इसको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, अभी हम समझेंगे। तो पार्टनरशिप अभी आप ये समझिए, सिंपल शब्दों में समझिए, डेफिनेशन को छोड़ो, सिंपल शब्दों में समझिए। दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, और ये जो दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं इन द कैपेसिटी ऑफ ओनरशिप काम कर रहे हैं, दे आर रनिंग अ बिजनेस एंड द प्रॉफिट्स ऑफ दिस बिजनेस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम एज पर देयर PSR। समझ में आया नहीं? अब जरूरी नहीं है कि दोनों काम करें, हो सकता है एक काम कर रहा हो दूसरे के बिहाफ पर। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सभी पार्टनर्स वर्किंग पार्टनर होने चाहिए, बस ये लिखा गया है कि मिनिमम 2 व्यक्ति इन दी कैपेसिटी ऑफ ओनर होना चाहिए। अभी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कौन कौन होते हैं, सब डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर पार्टनरशिप खत्म होता है तो पार्टनर का क्या मतलब होता है? पार्टनर का मतलब वो व्यक्ति जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, जो बिजनेस के रिस्क उठा रहा है, यानी कि इंडिविजुअल जिसने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया है। पार्टनर्स वो हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स। कलेक्टिवली जब हम उनकी बात करते हैं तो एक फर्म बन जाता है, और जिस नेम से दे आर रनिंग अ बिजनेस, जिस नेम से वो बिजनेस को रन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फर्म नेम बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप कंटेन्स द फॉलोइंग। तो ये एलिमेंट्स हैं। पार्टनरशिप एक एसोसिएशन होता है, दो या दो से ज़्यादा लोगों का, एक तरीके से आप ग्रुप कह सकते हो। मैंने पहले ही बताया, एक इंडिविजुअल व्यक्ति जितना भी मर्जी बड़ा बिजनेस खड़ा कर दे, वो बिजनेस कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बनेगा। अब आप करोड़ों का बिजनेस भी खड़ा कर दोगे तो वो बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा। इसलिए कहा गया एक एसोसिएशन है 2 और मोर पर्सन्स का, ओनली पर्सन्स रिकॉग्नाइज बाय लॉ कैन एंटर इन एग्रीमेंट। यहाँ पर ये कहा गया कि हर व्यक्ति जो पार्टनर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो पार्टनर कहाँ से बनेगा? जैसे ल्यूनेसी पर्सन है, इंसॉल्वेंसी है, माइनर है। तो बेसिकली क्या है, वो पर्सन जो रिकॉग्नाइज बाय लॉ, जिसको लॉ कहता है कि पार्टनर बन सकते हैं, वो एग्रीमेंट कर सकते हैं। देयरफॉर अ फर्म सिंस इट इज़ नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज इन द आइज ऑफ लॉ कैन नॉट बी अ पार्टनर। ये एक अच्छी बात है, ध्यान रखना। एक फर्म पार्टनर नहीं बन सकता है, खाली पार्टनर जो बनेंगे वो इसके इंडिविजुअल पार्टनर्स वगैरह बनेंगे। अगेन अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन द फर्म, माइनर भी पार्टनर नहीं बन सकता है, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स में भी। बिल्कुल, ये तो आप सब बच्चों को पता ही है कि माइनर जो है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एंटर कर सकता है, बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स। जैसे कि आप 17 साल के हो, आप पार्टनर संजय क्लासेस में पार्टनर बनना चाहते हो, आप पार्टनर बन सकते हो,
बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स। आपको बेनिफिट होगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर संजय क्लासेस लॉस सफ़र करेगा तो आपको कोई भी लॉस नहीं झेला जाएगा। इसके बारे में हम आगे जाके प्रॉपर डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। ठीक है मेरे बेटा, क्लियर हो जाती हैं बातें सारी? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हैं बातें, नो प्रॉब्लम। अब अगर हम आगे की डिस्कशन करते हैं तो इसके बाद क्या है सर? ठीक है, इसके बाद पार्टनरशिप, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, दो लोग मिलकर तभी काम कर सकते हैं व्हेन दे बोथ आर एग्री टू ईच अदर। अगर आप किसी से एग्री नहीं हो तो ऑब्वियस सी बात है आप कभी भी मिलकर काम नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं बच्चों को एग्जांपल देता हूँ, क्लास में बैच में से बच्चे निकले, बैच खत्म हो गया या फिर क्लास खत्म हुई, बच्चे अब अपना घर जा रहे हैं, तो वो दो लोग साथ में जाते हैं जो एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे हैं। क्योंकि वरना बच्चे बोलते हैं यार मैं इस रास्ते से जाऊँगा, मैं चैंपियन से जाऊँगा, मैं साइकिल से जाऊँगा, मैं मोटरसाइकिल पे से जाऊँगा और मैं तो उसके पीछे जाऊँगा। बात आई समझ या नहीं आई? अब एक बच्चा बोलता है सर जी भाई मैं उसके पीछे जाऊँगा, और दूसरा कहता है जी मैं उसके पीछे जाऊँगा। फिर तो बेटा आप जिसको जिसके पीछे जाना है, अगर दोनों अलग अलग हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का रास्ता भी अलग होगा। बट अगर किन्हीं दो को एक के पीछे जाना है फिर तो वो साथ में चले जाएंगे। बात समझ में आई है नहीं? मतलब सर आप भी कहाँ से कहाँ टॉपिक घुमा रहे हो, बस ऐसे ही समझाने के लिए बच्चों। तो मेरा कहने का मतलब है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, दो लोग साथ में मिलकर तभी काम कर पाएंगे व्हेन दे बोथ आर एग्री टू ईच अदर। समझ में आई बात या नहीं? एन एग्रीमेंट कैन बी ओरल और एग्रीमेंट कैन बी रिटन। It may be observed that partnership must be the result of an agreement between two or more persons. There must be an agreement entered into by all the persons. ठीक है? The element relates to this element relates to voluntarily contractual nature of partnership. Thus the nature of partnership is voluntarily and contractual. अपनी मर्जी से आप जो है पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हो, एग्रीमेंट बना रहे हो। एग्रीमेंट ध्यान रखना जरूरी नहीं है ओरल हो, ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। मतलब एग्रीमेंट ऑफ विच रिलेशनशिप और पार्टनराइज में भी एक्सप्रेस, पहले से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बना लो, आप ओरली डिस्कस कर लो, रिटर्न में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट में आल्सो भी इम्प्लाइड फ्रॉम द एक्ट। अगर आप कुछ भी एग्रीमेंट नहीं करते हो और आप ऐसे बिजनेस स्टार्ट करते हो तो भी आप ध्यान रखना एक एग्रीमेंट में आप आ जाओगे, और वो फिर किसकी बातें पिक्चर में आ जाती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। समझ में आई या नहीं? और जैसे कि आपने देखा है अकाउंटेंसी में कि पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उन्होंने कोई डीड नहीं बनाई, उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, और फिर वहाँ पर जाकर क्या होता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स रहता है वो डिस्प्यूट्स कैसे रिजोल्व होते हैं, कैसे सोल्व होते हैं वो जो डिस्प्यूट, वो प्रोविजंस अप्लाई होते हैं एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और वो कहता है सैलरी नॉट अलाउड, कमीशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लाइन नॉट चार्ज। तो वही सारी चीज़, या तो आप एग्रीमेंट बना लो, एग्रीमेंट नहीं बनाओगे तो जो एक्ट कहेगा वो बात माननी पड़ेगी। तो ये लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पर मैं आपको कब से कह रहा था कि एग्रीमेंट कैन बी ओरल और इन राइटिंग। ठीक है सर, तो सेकंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो जाता है। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट ऑफ जो है पार्टनरशिप। और देखो बच्चों ध्यान रखना, कैरी ऑन सम बिजनेस, सीधी सी बात करी जाती है कि यार पार्टनरशिप जब आप बिजनेस कर रहे हो तो बच्चों इट मस्ट कैरी, मतलब बिजनेस मस्ट बी अ लॉफुल बिजनेस। देयर मस्ट बी समथिंग लाइक फॉर विच यू आर डूइंग अ बिजनेस। There must be some activities like I am providing services, like we are selling goods. तो कुछ ना कुछ काम धंधा होना चाहिए। ऐसे नहीं है आप आ गए, दो पार्टनर मिलके बैठे और आके बातें कर रहे हैं और बातें करके चलो भाई सब खत्म हो गया, आज का कॉन्सेप्ट खत्म, फिर अगले दिन आ गए फिर बातें करें। नहीं, चाहे आप कंटेंट क्रिएट करो, बिजनेस होना चाहिए। समझ में आया नहीं है? तो देर मस्ट एग्जिस्ट अ बिजनेस, यहाँ पर एक कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करना चाहिए बिजनेस। फॉर द पर्पज द टर्म बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, कोई भी ट्रेड हो सकता है, व्यापार हो सकता है, किसी भी सामान को बेचना खरीदना हो सकता है, ऑक्यूपेशन हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, प्रोफेशन लाइक लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है बच्चों, और ऑक्यूपेशन भी एक तरीके से रोजगार ही हो गया, कुछ भी काम धंधा करना जिसमें आपके पास डिग्री नहीं है बट फिर भी आप अपना काम कर रहे हो। द एग्जिस्टेंस, ये प्रोफेशन बेसिकली डिग्री बेस्ड रहता है। ट्रेड का मतलब कोई सामान बेचना खरीदना। ऑक्यूपेशन में लाइक आपके पास कोई स्किल है, आप अपनी स्किल के बेसिस पे काम कर रहे हो, कोई मोटरसाइकिल की दुकान खोली हुई है, अपनी सर्विसेज वगैरह दे रहे हो, नाई की दुकान हो गई। द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज एसेंशियल, लेकिन बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना क्या है? एसेंशियल है। समझ में आई? सेकेंडली द मोटिव ऑफ बिजनेस इज द एक्विजिशन ऑफ गेन। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, आप कोई समाज सेवा करने के लिए बिजनेस नहीं करोगे। अगर मेरे दोस्तों आप समाज सेवा करने के लिए बिजनेस करोगे तो फिर भैया वो एनपीओ बन जाएगा, ना कि वो किस में आएगा? पार्टनरशिप। तो देयर द मोटिव ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को करने का जो मेन मोटिव है, द मोटिव ऑफ द बिजनेस मस्ट बी
द मोटिव ऑफ द बिजनेस शुड बी एक्विजिशन ऑफ गेन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। सर बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं बातें। देयर फॉर देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर देयर इज नो इंटेंशन टू कैरी आउट द बिजनेस एंड शेयर। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, पार्टनर भी मिला लिया है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना कभी भी इंटेंशन नहीं होगी। अगर आपकी इंटेंशन नहीं है किस चीज़ की, वेयर देयर इज नो इंटेंशन टू कैरी आउट द बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट, अगर आपकी इंटेंशन प्रॉफिट शेयर करने की नहीं है तो फिर बच्चों ध्यान रखना आपको कभी भी बिजनेस नहीं कर पाओगे। समझ में आई बात या नहीं आई? जी सर, आगे की डिस्कशन करते हैं। तो आगे की बात करते हैं हम। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, ठीक है जी सर। हाउ वी हैव टू शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को हमें कैसे शेयर करना है। तो ऑब्वियस सी बात, तीन बातें हम लोगों ने समझ लिया। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट देखो यार, ये बात तो हमेशा क्लियर होनी चाहिए। बेसिकली क्या चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि प्रॉफिट्स हम कैसे बांटेंगे, हाउ द प्रॉफिट और लॉसेस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स या बिटवीन द पार्टनर्स। द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि यार यही वो एक एलिमेंट है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। अगर आप क्रक्स देखोगे तो अब मान लो मैं और तू बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन क्या है, अब हमने बस काम धंधा करना शुरू कर दिया, तो अल्टीमेट पर्पस क्या है? अल्टीमेट पर्पस तो यार प्रॉफिट्स कमाना, पैसा कमाना, यही तो है ना। अब कल को प्रॉफिट हो रहा, सारा हिस्सा मैं ही लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा यार तेरे को तो बस ऐसे ही रखा हुआ था, तो तू नाराज हो जाएगा, उदास हो जाएगा और तू छोड़ के चला जाएगा। तो ज़्यादा बेटर क्या है कि भाई पहले से अपनी क्लैरिटी कर लो कि हाउ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शैल बी डिस्ट्रीब्यूट। अब किसने कितना पैसा लगाया है, कौन कितना काम करेगा, कौन बिजनेस को कहाँ तक लेकर जाएगा, ये काफ़ी सारे फैक्टर डिसाइड करेंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस में डिस्प्यूट ना आए, तो उसके लिए आपको हमेशा क्या कर लेना चाहिए, यू शुड क्या बोलते हैं उसको, you should create an agreement between how the profits and losses shall be shared. The sharing of profit is an essential, कह रहा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन ऑफ द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द होल ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। कह रहा है वहाँ कोई पार्टनरशिप ही नहीं है। ये तो वही वाली बात आ गई जो मैं कह रहा था, जो कि मैंने तो पढ़ा भी नहीं। कहता है वेयर ओनली वन ऑफ द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू होल ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अगर सारा का सारा जो प्रॉफिट्स है कोई एक ही व्यक्ति ले ले तो क्या फ़ायदा, फिर तो पार्टनरशिप ही नहीं बनेगी। पार्टनर्स मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इन एनी मैनर दे चूज। ठीक है, पार्टनर्स एग्री हैं कि भाई किस रेशियो में उन्होंने प्रॉफिट को बांटना है, इन एनी मैनर दे चूज। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लियर हो जाती हैं बातें? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर बातें हैं, आप टेंशन ना लिया करो फालतू। बट एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस इज नॉट एन एसेंशियल एग्रीमेंट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्चुअली ये उसके सेंस में रखा गया है माइनर को केसेस में, क्योंकि माइनर को जरूरी नहीं है कि हमें उसको लॉस भी दे। बट एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस इज नॉट एन एसेंशियल। ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा कोई आपका पार्टनर क्या करेगा, लॉस भी शेयर करेगा। हो सकता है करे, हो सकता है ना भी करे, डिपेंड्स ऑन एग्रीमेंट। क्योंकि गारंटी ऑफ प्रॉफिट का भी कॉन्सेप्ट आपने देखा है, अकाउंट्स में देखोगे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में भी हम क्या करते हैं, पार्टनर को बोलते हैं कि तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट इससे कम नहीं जाएगा। इवन फर्म को अगर लॉस हो रहा है तो भी पार्टनर क्या करेगा, उसको बियर करेगा। इट इज ओपन टू वन और मोर पार्टनर्स टू एग्री द इट इज ओपन टू वन और मोर पार्टनर्स टू एग्री द शेयर ऑल लॉसेस। हाउएवर इन द इवेंट ऑफ लॉसेस अनलेस एग्रीड अदरवाइज देयर मस्ट बी बोर्न इन द पीएसआर। जब तक स्पेशली एग्रीड नहीं हुआ है पार्टनर्स के बीच में कि इस पार्टनर को लॉस नहीं मिलेगा, तो इन दैट केस लॉस शैल आल्सो बी शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, अब एग्जांपल्स क्या दे रहे हैं, को-ओनर्स हु अमंगस देमसेल्व्स द रेंट डिराइव्ड फ्रॉम ए पीस ऑफ लैंड आर नॉट पार्टनर्स बिकॉज देयर डज नॉट एनी बिजनेस एग्जिस्ट बिजनेस। तो क्या कह रहा है, को-ओनर्स हैं, एक बिल्डिंग के 2 ओनर्स हैं जो आपस में रेंट को डिराइव कर रहे हैं, उन्हें रेंट मिल रहा है, ठीक है, ये पार्टनर्स नहीं माने जाएंगे क्योंकि वो बिजनेस नहीं चला रहे हैं। अब मान लो हमारी एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग पर संजय सर और संदीप सर ओनर हैं और हमने उस बिल्डिंग को रेंट पे दे दिया है, उसका अब हमें रेंट मिल रहा है, रेंट हम आपस में शेयर कर रहे हैं, तो वी आर को ओनर्स। मैं और संदीप सर को ओनर्स है क्योंकि एक बिल्डिंग के 2 मालिक हो गए हैं। तो रेंट जो हमारे पास आ रहा है वो मैं भी ले रहा हूँ, संदीप सर भी ले रहे हैं। तो क्या हम इसे पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे? तो आप बोलोगे नहीं, ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है। रीज़न बीइंग वाई इट इज़ नॉट अ पार्टनरशिप बिजनेस, क्योंकि यहाँ कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो बस खाली हमने अपने बिल्डिंग को किस पर दिया, रेंट पर दिया। इसके बाद नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्लब मे बी फ्लोटेड इनटू पार्टनरशिप। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, कोई चैरिटेबल पर्पस हो गया, क्योंकि पार्टनरशिप का मतलब आप लोगों को समझाया था कि मेरे दोस्तों पार्टनरशिप का मतलब क्या है, प्रॉफिट मोटिव से काम करना होना चाहिए। ठीक है, X and Y buy certain bales of cotton which
एक्स एंड वाई ने क्या करा, सर्टेन बेल्स ऑफ कॉटन खरीदा है विच दे एग्री टू सेल ऑन देयर ज्वाइंट अकाउंट एंड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वल इन एक्स एंड वाई आर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉटन. इन दीज सर्कमस्टांसेस एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉटन बिजनेस. ठीक है, अब उन्होंने कोई ट्रेड का काम करा, उन्होंने कोई कॉटन खरीदा, उसको बेचेंगे और बाद में प्रॉफिट या लॉस को आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे. तो इस केस में आप कह सकते हो कि वो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस. समझ में आ गई बात है नहीं? अगर जी सर. इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है आपका, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. बिजनेस शैल बी कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल. और का मतलब होता है या तो बिजनेस सभी लोग मिलकर चला सकते हैं या फिर एनी वन और मोर ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल. इसका मतलब क्या है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर्स में भी वर्किंग पार्टनर, और अगर 3 पार्टनर हैं तो हो सकता है कोई एक वर्किंग पार्टनर है और 2 स्लीपिंग पार्टनर हो. ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जितने भी पार्टनर्स हैं सभी के सभी पार्टनर्स क्या करेंगे, बिजनेस को एक्टिवली चलाएंगे. बात समझ में आई मेरी बात या नहीं? तो बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल, बिजनेस सभी लोग मिलकर चला सकते हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है, इसी को हम एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशन भी बोलेंगे. There should be a binding contract of mutual agency. This is the cardinal principle of partnership law. In other, there should be binding contract of mutual agency. अब बाइंडिंग का मतलब क्या है, जब हम बात करते हैं एक व्यक्ति ने जो काम करा है, जैसे कि अगर कोई एक व्यक्ति एज एन एजेंट काम कर रहा है तो ही विल बाउंड अदर पार्टनर्स ऑल्सो. उसके द्वारा किए गए काम से दूसरे पार्टनर भी बाउंड होंगे. ऐसा नहीं है कि बस उसने काम करा तो खाली वो ही रिस्पॉन्सिबल है, ये भी बाउंड रहेगा और साथ में ये लोग भी क्या रहेंगे, बाउंड रहेंगे. और अगर एज अ प्रिंसिपल की बात करते हैं तो एज अ प्रिंसिपल में क्या है, वो दूसरों के द्वारा किए गए कामों से वो पार्टनर भी क्या होगा, बाउंड होगा. तो एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन द कोर्स ऑफ अ बिजनेस ऑफ द फर्म इन फैक्ट एन एक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. तो ये बात अच्छी है. इसका मतलब है कि अगर कोई काम किसी एक पार्टनर ने करा है तो हम ये नहीं कहेंगे वो काम खाली उस एक पार्टनर ने करा है. इट विल बी कंसिडर्ड दैट सच एक्ट हैज़ बीन परफॉर्म बाय ऑल द पार्टनर्स. तो अगर आपने कोई काम करा है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो या खाली आप जवाबदेही नहीं हो, उसके साथ साथ आपके साथ साथ मैं भी क्या रहूँगा, रिस्पॉन्सिबल. बस सभी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. तो ध्यान से इस चीज़ को समझना, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन आ भी जाता है. ईच क्या कहता है यहाँ पर, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस इज द प्रिंसिपल, आगे ना बात, एज वेल एज एजेंट. तो जितने भी पार्टनर्स बिजनेस में काम कर रहे हैं सारे के सारे प्रिंसिपल भी हैं और ये सारे के सारे एजेंट भी है. ही इज एन एजेंट इन सो फार एज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर. एज एन, अगर वो एजेंट काम कर रहा है तो उसके द्वारा किए गए काम से सभी पार्टनर्स बाइंड हो जाएंगे बाय हिज एक्ट. एंड अगर वो प्रिंसिपल काम कर रहा है, अगर ये व्यक्ति प्रिंसिपल है, ये दोनों एजेंट हैं, तो उस केस में जो एजेंट्स ने काम करा है खुद को तो बाउंड करेंगे ही करेंगे, एज वेल एज ही विल बी बाउंडेड बाय, जो ए है वो भी क्या होगा, बाउंड होगा. तो लिखा हुआ है ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट एंड ही इज प्रिंसिपल टू द एक्सटेंट दैट ही इज बाउंड बाय द अदर एक्ट. ठीक है. It may be noted that the true test of a partnership is mutual agency. Mutual agency का true test है rather than sharing of profit. इस बात को आप ICAI ये कह रहा है कि भाई साहब जो true test है पार्टनरशिप का, जो true test है वो म्यूचुअल एजेंसी पर डिपेंड कर रहा है rather than कि प्रॉफिट को शेयर करने पे. अगर कहता है if the element of mutual agency is absent there will be no partnership. यानी कि एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा. ठीक है. ये कामनाथ केडी कामत एंड कंपनी का एक केस है. इस केस को हम अगली क्लास में और डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो अब ICAI का तो सिंपल सा फंडा है कि बस ये तो क्या करता है, समरी देता है. देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द 2 एसेंशियल कंडीशंस बी सेट. सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि पार्टनरशिप बिजनेस तब बनेगा जब 2 कंडीशन पूरी होगी. एक एग्रीमेंट होना चाहिए प्रॉफिट का एज वेल एज लॉसेस का, और देयर मस्ट बी कैरिड द बिजनेस मस्ट बी कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. द फैक्ट दैट एक्सक्लूसिव पावर एंड कंट्रोल बाय द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज इज वेस्टेड इन वन पार्टनर. द फैक्ट दैट द एक्सक्लूसिव पावर एंड कंट्रोल बाय एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज. अब उस फैक्ट ये था कि एक्सक्लूसिव पावर जो थी ना एग्रीमेंट के थ्रू किसी एक पार्टनर को दे रखी थी. जो इस वाले केस में अब 3 पार्टनर्स हैं तो उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा था कि सारे के सारे पावर हैं
राइट्स वगैरह वो सी के पास रहेंगे. द फैक्ट दैट एक्सक्लूसिव पावर एंड कंट्रोल बाय एग्रीमेंट ऑफ द इज वेस्टेड इन वन पार्टनर और द फर्दर सर्कमस्टांसिस दैट ओनली वन पार्टनर कैन ऑपरेट द बैंक अकाउंट और बोरो ऑफ द फर्म आर नॉट डिस्ट्रक्टिव ऑफ द थ्योरी ऑफ द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड द टू एसेंशियल कंडीशंस मेंशन अर्लियर आर सेटिस्फाइड. ठीक है, आपने किसी एक को कंट्रोल वगैरह दे दिया है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई एक व्यक्ति क्या कर रहा है. द फैक्ट दैट एक्सक्लूसिव पावर एंड कंट्रोल बाय एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज वेस्टेड विद वन पार्टनर और फर्दर दैट वन पार्टनर कैन ऑपरेट. ठीक है, एक पार्टनर बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, बोरो ले रहा है, फर्म के यहाँ पर लोन ले रहा है. इज नॉट द डिस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप प्रोवाइड. लेकिन दो कंडीशन अगर आपकी पूरी हो रही है तो वो पार्टनरशिप वो बन जाएगा. पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज आल्सो नोन. ये दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट होना चाहिए टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड द बिजनेस मस्ट बी, और बिजनेस क्या होना चाहिए, कैरी करना चाहिए. समझ में आया नहीं है? अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, और फिर मैं इस वीडियो के जितने भी अभी तक पार्टनरशिप के इस बेसिस पर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे मैं क्वेश्चंस आपको साथ लेकर आऊँगा. ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बातें? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच.